हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है क्लास 12 का चैप्टर 3, जिसका नाम था, यहाँ पर हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। तो यहाँ पर जिसका नाम था जो हमारा आय और रोजगार का निर्धारण। तो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था जिसमें क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। यहाँ पर उपभोग क्या होता है, निवेश क्या होता है, सरकारी व्यय क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जाकर पहली वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा आगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है पहली वीडियो, उसके बाद यहाँ पर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ तक हमने कर लिया था समग्र पूर्ति, समग्र मांग, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर AS मतलब राष्ट्रीय आय, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उपभोग फलन से, ठीक है। तो चलिए उपभोग फलन सीखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर उपभोग फलन की बात करता है। उपभोग फलन का मतलब होता है उपभोग फलन आय। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, उपभोग फलन आय यानी Y और उपभोग यानी C के बीच का फलनात्मक संबंध होता है, यानी फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि उपभोग फलन क्या होता है, कि उपभोग फलन जो होता है वो क्या करता है, Y यानी जो आय होती है, क्या होती है, आय, जो आय होती है, और C जो कि आपका उपभोग होता है, ठीक है, जो कि आपकी आय होती है या और आपका उपभोग होता है, ठीक है। ये जो चीज़ें होती है इन दोनों के बीच फलनात्मक संबंध होता है, यानी F, जो फलनात्मक संबंध होता है उसे कहते हैं यहाँ पर उपभोग फलन, ठीक है। यानी आय और उपभोग के बीच जो फलनात्मक संबंध होता है उसे उपभोग फलन कहते हैं। आप परिभाषा लिख सकते हैं कि आय, और यहाँ पर कह सकते हैं कि उपभोग का मतलब, उपभोग फलन क्या होता है कि आय और उपभोग के बीच फलनात्मक संबंध को हम उपभोग फलन कहते हैं, ठीक है। आप इस तरह से परिभाषा लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उपभोग फलन आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो बात करते हैं, यहाँ पर उपभोग फलन को आप जो है समीकरण, कभी कभी 1 नंबर में आता है। पहले तो उपभोग फलन की परिभाषा पूछी जाती है कि उपभोग फलन क्या होता है और इसका समीकरण क्या है। तो अगर समीकरण पूछा जाए उपभोग फलन का, तो ये होता है आपका C + F और Y, यानी ये क्या करता है, इस तरह का समीकरण है। ये क्या है, उपभोग। C को हमने कैसे डिनोट किया था, उपभोग से, और उपभोग किसके इक्वल है, यानी यहाँ पर सीधी सी बात की गई है, उपभोग जो होता है इक्वल होता है आय के। Y मतलब आय, ठीक है। यानी उपभोग मतलब क्या होता है कि खर्च कितना कर रहे हैं लोग खरीदने में वस्तुओं को, और उनकी इनकम कितनी है, कमाई कितनी है, ठीक है। तो ये समीकरण ये दिखाता है, और यहाँ पर F लगा दिया गया है साथ में। क्या लगा दिया, F। तो इससे क्या करेगा, यहाँ पर दोनों के बीच में फलनात्मक संबंध को दिखाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा समीकरण, तो आपको क्या करना है, बस आपको पता है उपभोग फलन क्या होता है। उपभोग फलन में क्या होता है कि उपभोग और आय के बीच के संबंध को बोलते हैं। तो उपभोग इक्वल टू आय, ठीक है, और इसके बीच जो संबंध आ जाएगा F, तो ये उपभोग फलन का हो गया समीकरण। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है उपभोग को यहाँ पर C से डिनोट किया जाता है, Y को आय कहते हैं, और F को फलनात्मक संबंध कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोग फलन यानी कि समीकरण, उपभोग फलन की समीकरण, जो उपभोग फलन का जो समीकरण होता है, तो यहाँ पर आपको बेसिक मैंने बताया कि उपभोग फलन होता क्या है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो उपभोग फलन का समीकरण किस तरह से हम लिख सकते हैं, हम इस चीज़ को जो है इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये उपभोग फलन का समीकरण इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी C मतलब उपभोग फलन, और यहाँ पर MPC.Y, तो ये होता है आपको समीकरण उपभोग फलन का। आपको ये क्या करना है, ये याद कर लेना है। 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है, ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है MCQs, ठीक है। MCQs में ये बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, कि उपभोग फलन का समीकरण निम्न में से क्या होगा। बस यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी ये यहाँ MPC लिखा हुआ है, MPS कर देगा, ठीक है, APS कर देगा, तो बस यहाँ पर तो चेंजेस कर देगा। यहाँ पर आपका Y भी कर सकता है। तो इस तरह से ना अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंज कर देगा, और आपसे पूछेगा कि उपभोग फलन का समीकरण बताइए, लेकिन अगर आपको याद होगा तो आप बता देंगे। चलिए अब हम देखते हैं स्वायत्त उपभोग यानी क्या होता है। अब देखिए इनके टर्म हमें पढ़ने पड़ेंगे, तब हमें ये समीकरण समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक टर्म इनके पढ़ते हैं, इस समीकरण में क्या क्या होता है।
तो उसके बाद ये समीकरण हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग मतलब देखिए यहाँ पर सी बना हुआ है, देखा आपने। तो यहाँ पर स्वायत्त उपभोग होता क्या है, देखिए आय के शून्य स्तर पर, ठीक है, आय के शून्य स्तर पर जो उपभोग होता है उसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आय में परिवर्तन होने पर भी परिवर्तित नहीं होता, अर्थात यह आय बेलोचदार होता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी आय बढ़ जाए, यानी इस व्यक्ति की आय, ये जो व्यक्ति है अगर ये आय बढ़ जाए, मतलब यहाँ पर मान लीजिए ये जीरो है, अगर जीरो से अगर ये व्यक्ति जो है जीरो से यहाँ पर 10,000 मतलब 1,000 रुपये भी कमाने लगे, तो इसका जो स्वायत्त उपभोग है ना वो 10 तो रहेगा ही, वो बदलने वाला नहीं है। यानी ये ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ये 10,000 रुपये कमाने लग गया तो क्या ये ज़्यादा खाना शुरू कर देगा। तो ये पहले भी 10 रुपये खाता था, अब भी 10 रुपये ही खाएगा, उससे काम इसका चल जाएगा। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि स्वायत्त उपभोग ऐसा उपभोग होता है जो कि एक निश्चित रहता है, कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा उपभोग जो है बदलेगा नहीं। यहाँ पर ये सी स्वायत्त उपभोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर प्रेरित उपभोग। जैसे कि राष्ट्रीय आय, यहाँ पर उसी का टर्म है स्वायत्त उपभोग का। राष्ट्रीय आय के मिश्रित स्तर पर नियोजित निवेशित जो है यहाँ पर निवेश को कहते हैं। क्या है? राष्ट्रीय आय के मिश्रित स्तर पर नियोजित निवेश को कहते हैं। तो यहाँ पर एक और परिभाषा दे रखी है, आपको इसको नहीं देखना है, आपको मेन वही परिभाषा आपको याद रखनी है जो मैंने अभी बताई, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरित उपभोग क्या होता है। अब देखिए प्रेरित उपभोग का मतलब है क्या है कि यहाँ पर देखिए शब्द से ही आपको पता चल रहा है प्रेरणा की बात कर रहे हैं, प्रेरित करने की बात हो रही है। तो प्रेरित उपभोग, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ क्या लिखा है देखिए, उस उपभोग स्तर से होता है जो प्रत्यक्ष रूप से आय पर निर्भर करता है। यानी प्रेरित उपभोग ये है कि अगर ये व्यक्ति है, ठीक है, अगर ये व्यक्ति 10,000 रुपये, यहाँ पर 10,000 रुपये महीने के कमाता है, अब क्या होता है इस व्यक्ति का हो जाता है प्रमोशन होने के बाद अब ये 10,000 रुपये से कमाने लगता है 15,000। अब ये 15,000 रुपये कमाता है, पहले 10,000 कमाता था, अब 15,000 कमाता है। अब क्या होगा कि ये प्रत्यक्ष रूप से जो ये पहले 10, मान लीजिए अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ और इसको अच्छे से और समझाने के लिए। जैसे कि ये व्यक्ति था, पहले इसकी 10,000 रुपये तनख्वाह थी महीने की, और उस तनख्वाह में ये मान लीजिए जो है 400 रुपये, यहाँ पर जो है 400 रुपये वाली शर्ट पहनता था, ठीक है। पहले ये 400 रुपये वाली शर्ट पहनता था ये व्यक्ति, ठीक है, 1,000 रुपये में। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इसकी तनख्वाह बढ़ी, इसका जो है पैसा बढ़ा, 15,000 रुपये हो गया, तो इसने क्या किया, इसने 600 रुपये वाली शर्ट पहनना शुरू कर दिया। क्या किया? 600 रुपये वाली शर्ट पहनना शुरू कर दिया। मतलब इसका क्या हो गया, इसके खर्चे बढ़ गए। जैसे इनकम बढ़ी, खर्चे बढ़ गए। यानी जब इनकम बढ़ेगी खर्चे बढ़ जाएंगे। और क्या होता है, बाई चांस क्या होता है, इसकी कंपनी घाटे में चल रही होती है जहाँ काम करता है, तो इसका डिमोशन हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि इसका जो ये 10,000 कमाता था, अब इसे 8,000 रुपये ही मिलते हैं। मतलब डाउन हो गया, कम हो गया। तो इससे क्या होगा, इसको अपने खर्चे भी कम करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले ये 10,000 के हिसाब से कमाता था, तो 10,000 के हिसाब से खर्च करता था। लेकिन अब ये 8,000 ही मतलब कमाता है। तो इसको क्या करेंगे, अब ये जो शर्ट पहनता था 4,000 की, मतलब 400 रुपये की, अब वही शर्ट ये जो है 300 रुपये वाली पहनेगा, 300 रुपये की शर्ट पहनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है, ये यहाँ पर इसका जो प्रेरित उपभोग का मतलब है, मुख्यतः यही मतलब है कि जो अगर आय बढ़ेगी, ठीक है, अगर आय बढ़ेगी, जो आय होती है वो बढ़ेगी, तो आपका जो है साथ में क्या बढ़ेगा, आय बढ़ेगी तो साथ में आपका उपभोग भी बढ़ेगा, ठीक है, उपभोग भी बढ़ेगा। तो आय बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा, आय घटेगी, उपभोग घटेगा। तो यहाँ पर क्या है, आय और उपभोग में सकारात्मक संबंध यहाँ पर होता है। चलिए उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है ये देखते हैं।
उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, औसत उपभोग प्रवृत्ति। अब देखिए सबसे पहले कुछ चीजें हमें शब्द से ही समझ में आ जाती हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति, देखिए औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या बात की गई है, औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, औसत मतलब औसत, ठीक है, औसत यहाँ पर उपभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं, उपभोग। तो यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये रहा औसत उपभोग जो प्रवृत्ति है इसकी बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इसको APC से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर शब्द से समझिए औसत। औसत मतलब कि यहाँ पर क्या है, औसत उपभोग। ठीक है, उपभोग प्रवृत्ति औसत मतलब होता है औसतन निकालना। ठीक है, औसत निकालते हैं ना कि आप 10 में से कितने निकालेंगे औसतन। ठीक है, इस तरह से औसत निकालते हैं। तो आप उस तरह से क्या होगा कि औसत प्रवृत्ति में क्या होता है, उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार की हो जाएगी, औसत और सीमांत। अब सीमांत क्या होती है, औसत क्या होती है, इनको हम पहले समझेंगे, उसके बाद हमें APC और MPC समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इन्हीं को समझते हैं। तो पहले हमारे सामने आता है औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी APC, औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, उपभोग आपको पता चल गया, यानी जो है खाने पर जब व्यक्ति, मान लीजिए ये व्यक्ति जो खाने पर खर्च करेगा वो उपभोग हो गया। और साथ में सीमांत, सीमांत मतलब क्या होता है, सीमांत का मतलब सीमा के अंत में, मान लीजिए इसकी सैलरी थी कितनी, 10,000 रुपये। ठीक है, सीमा के अंत में मतलब सीमा की इसकी कितनी है, 10,000 रुपये तक के खर्च करने की सीमा है। लेकिन क्या होता है, इसकी सैलरी 12,000 हो जाती है। अब इसकी सीमा कितनी हो गई, 12,000 की हो गई। तो सीमांत अंत कितना, मतलब इसका कितना बढ़ गया। तो यहाँ पर अगर 12,000 से 10,000 को घटाएंगे तो आपका 2,000 आ जाएगा। मतलब सीमांत प्रवृत्ति क्या है आपकी, सीमांत कितना हो गया, 2,000 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं इसको। औसत यहाँ पर समझते हैं इसको। ठीक है, औसत प्रवृत्ति को कुल यानी उपभोग, यानी जितना भी उपभोग किया गया है और कुल आय के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आप इसको APC को आप ऐसे लिख सकते हैं, APC को आप लिख सकते हैं यहाँ पर Y। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कुल आय और कुल उपभोग, तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये होता है, यहाँ पर कुल आय, ठीक है, क्या है, कुल आय, तथा यहाँ पर कुल उपभोग। तो यहाँ पर C जो उपभोग हुआ है, C आपको C ले लेना है। ठीक है, और आय क्या है, Y, आपका Y। तो इस तरह से आपका एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर APC का, कि उपभोग यहाँ पर C यानी कंजम्पशंस, और साथ में जो है Y आपकी जो आय है। तो यही होता है, यानी उपभोग कुल आय, टोटल आय होनी चाहिए। टोटल उपभोग और टोटल यहाँ पर अनुपात जो होता है ना, टोटल उपभोग और टोटल जो है आय का अनुपात ही क्या है, APC कहलाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर APC जो है, यहाँ पर क्या है, APC कुल उपभोग, C जो है कुल आय। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं पहले से, जो मैंने अभी आपको बता दी हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो यहाँ पर अभी हम ये इतना ही रहने देते हैं। अगले का आगे जो आगे का पार्ट है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये क्या है, APC के संबंध के महत्वपूर्ण संबंध में जो है महत्वपूर्ण बिंदु हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब चलने वाली है 4 चीज़ें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी मैंने क्या पढ़ा, APC। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे APS, उसके बाद हम पढ़ेंगे MPC। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे MPS। तो ये 4 टर्म होती हैं, ये चारों टर्म निकालना आपको आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, कैसे क्या होता है कैलकुलेशन, सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, और पहली बार चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में।